Hello students. This is our last lecture of summary of research paper. In technical writing and presentation skill, we have done multiple of topics regarding report writing, research paper writing, resume writing, even proposal writing. So research paper is one of the important part of the technical writing, or you may say academic writing. So in your future studies, or same when you're reading some research paper, or when you're reading research paper for some information or for your relevant work, you have to summarize that research paper in a proper manner for your understanding or for referencing. So how we can do this, we will discuss in this lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रिसर्च आर्टिकल है, और रिसर्च आर्टिकल में कुछ जो चीज़ें अगर आप हम देखें तो कुछ बड़े नाम हैं रिसर्च पब्लिकेशंस के हवाले से, जिसमें एल्सवेयर बहुत बड़ा और क्रेडिबल नाम है, और जो आपके रिसर्च को पब्लिश करता है, और फिर इसी हवाले से इनके इम्पैक्ट फैक्टर भी होते हैं। और ये वो सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल्स, ये वो जर्नल है जिसमें ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ये तो आपको ऊपर की इंफॉर्मेशन मिल गई। ये जो ऊपर टॉप ऑफ द लाइन आपका लिखा हुआ है, ये है कि ये कब जो है वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, और उसके बाद ये जो 3359 यानी ये इस जर्नल में किस पेज पे है, तो आप यहाँ से इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सेकेंडली, आप इसको यहाँ से कॉपी करके आप उसको गूगल स्कॉलर पर डालेंगे तो आपको ये आर्टिकल भी वहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले रिसर्च आर्टिकल को समराइज करने से पहले हमें आर्टिकल या रिसर्च पेपर की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ पे है अ पावर रेटिंग मॉडल फॉर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन पीवी मॉड्यूल्स। अच्छा, ये जो है वो टॉपिक है रिसर्च पेपर का, और ये जो है वो इनके ऑथर्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 ऑथर्स हैं। ए, बी एंड सी डिपिक्ट कर रहे हैं कि वो उनका जो ताल्लुक है वो किस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या किस इंडस्ट्री से है। कुछ मेजर आर्टिकल इन्फो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं कि आर्टिकल कब रिसीव हुआ, कब रिवाइज हुआ, फिर कब एक्सेप्ट हुआ और कब पब्लिश हुआ। तो आप ये देख सकते हैं रिसीव जब 18 जून 2010 को हुआ था, और फाइनल पब्लिश जो है वो ऑलमोस्ट एक साल के बाद हुआ है। रीज़न ये है कि इसके ऊपर मल्टीपल रिविजन्स करवाई जाती हैं और टू मीट द स्टैंडर्ड्स। अच्छा, कीवर्ड्स आप देखते होंगे जब भी आप कोई सर्चिंग करते हैं तो आप कीवर्ड्स के थ्रू करते हैं, और कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको रिसर्च पेपर ढूंढने में। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का होता है। एब्स्ट्रैक्ट कह लेंगे जितना भी आपका पेपर है, उसके अंदर जो भी चीज़ें आप बयान करना चाह रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। इसी तरह फिर एक पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के अंदर आप वो चीज़ें लिखते हैं कि जो है वो आप फॉर एग्जांपल जो आपके इस टॉपिक से रिलेट करती हैं, और यानी आपका जो बेसिक रिसर्च क्वेश्चन होता है वो आप लिखते हैं। और जनरली मैं कह लूँ कि व्हाट, हाउ एंड व्हाई, इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, और आपको इंट्रोडक्शन में बयान भी करते हैं। अच्छा, हर आर्टिकल का अपना एक वो होता है, एक
राइटिंग स्टाइल या उनका एक टेम्पलेट होता है, उस पर आपको राइट करना पड़ता है। और ये आप लेटेक्स पे भी कर सकते हैं, लेटेक्स पे ही मोस्टली डिमांड किया जाता है। अच्छा, कई जगह इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू एक ही उसमें लिखा जा सकता है। और लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली क्या हो सकता है कि वो कौन सा लिटरेचर इस टॉपिक पे पहले से अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोलर सेल्स के बारे में ढूंढना चाह रहा हूँ तो मैं देख लूंगा कि भाई सोलर सेल्स के बारे में पहले से जो है वो क्या लिटरेचर ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद फिर उस स्पेसिफिक मेथड के ऊपर कौन सा लिटरेचर अवेलेबल है, या कौन सी थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस के थ्रू वो लिटरेचर अवेलेबल है, तो ये लिख सकते हैं। और तो ये सारा पार्ट आपका लिटरेचर रिव्यू में आ जाता है, और लिटरेचर रिव्यू ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिसर्च पेपर के लिए। क्योंकि आप पेपर ढूंढते हैं, पेपर वही स्कॉलर डॉट गूगल पे आपको मिल जाते हैं। और वरना आप इंडिविजुअली आई ट्रिपल ई पे सर्च करना चाहें, आप एल्सेवियर पे सर्च करना चाहें, आपके जो रेलेवेंट जर्नल हैं उनसे ढूंढना चाहें, तो वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सेक्शन आता है जनरली मेथडोलॉजी का। अब इस पेपर में आप देखें कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप यानी बताया गया कि जो भी इन्होंने काम किया है, तो इसमें कोई ना कोई इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया होगा। पहले उसको देखें, लिख रहे हैं मेजरमेंट सेटअप, और उसके बाद फिर स्पेक्ट्रल मैचिंग, और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये है। तो मेथडोलॉजी के अंदर फिर रिसर्च डिज़ाइन है, रिसर्च प्रोसीजर्स हैं, काइंड ऑफ डेटा है, और फिर कलेक्शन प्रोसीजर्स हैं। इसी तरह फिर मेथडोलॉजी के अंदर ही सिलेक्शन एंड एक्सेस, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेथडोलॉजी के अंदर आ जाती हैं कि आपने ये जो जो भी रिसर्च स्टडी कंडक्ट की है, इसके अंदर कौन कौन से वो स्पेसिफिक जो है वो आपने अप्रोच यूज़ की है। फिर इसके बाद जिस तरह मॉडल है, उसके बाद कोई मैथमेटिकल या एनालिटिकल मॉडल भी डिज़ाइन किया होगा उसकी बेसिस पे। और फिर मॉडल वैलिडेशन है, इसी तरह से डिफरेंट ये चीज़ें हैं। जिसके उसके बाद फिर डेटा कलेक्शन आ जाता है। फिर एट द एंड रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, यानी जो भी आपके उस एक्सपेरिमेंटल स्टडी से जो रिजल्ट आए होते हैं वो आप डिस्कस करते हैं। और सबसे जो एंड पे फिर आप कंक्लूजन, तो कंक्लूजन भी आप फिर देख सकते हैं कि उसके जो है वो उन रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के नतीजे में क्या कंक्लूजन निकला है। एंड पे अगर किसी इंडस्ट्री ने आपका इसके अंदर हेल्प आउट की है या तो आप एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह फिर आपके पास रिसर्च रेफरेंसेस हैं। जो कुछ भी आपने जो जितने भी मेथड आपने यूज़ किए हैं, वो जितने भी रिसर्च आर्टिकल आपने साइट किए हैं, वो आप जो है वो लिख सकते हैं। और इसके बाद इनको जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। और फिर ये जो है इसमें मतलब साइटेशंस पे जाके हम आप फॉर एग्जांपल जो भी आपने ऊपर पेपर साइट किया है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एक समरी है आपके टोटल के पेपर बेसिकली है क्या, और जो हम लोग पहले भी बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास
इसके बाद है हाउ टू समराइज अ रिसर्च आर्टिकल। फॉर एग्जांपल हमें ये सीखना है कि कोई भी आर्टिकल जब हमारे पास आता है और उसे उसकी हमें समरी लिखनी पड़ती है तो हम किस तरह से उसको समराइज कर लेते हैं। जैसे कि रिसर्च आर्टिकल यूज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू क्लियरली कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्सपेरिमेंट। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जनरली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट एक जनरल उसमें फॉलो किया है, जिसमें टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन और रेफरेंसेस ये मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है डिटरमिन योर फोकस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है वो um, किसी भी उसको आर्टिकल को समराइज कर क्यों रहे हैं। तो अगर तो आप उसको उस आर्टिकल को अपने पेपर में साइट करने के लिए कर रहे हैं, या उसका वर्क यानी शो करने के लिए लिटरेचर रिव्यू में उसने आपसे रिलेटेड, आपकी रिसर्च से रिलेटेड कोई काम किया हुआ है, तो फिर उसकी समरी का तरीका अलग होगा, फिर आप वो बहुत ही कंसाइज वे में करेंगे। इसी तरह अगर आप सिंपल अपने उसके लिए रखना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे आर्टिकल्स को समराइज करना है तो उसका एक तरीका डिफरेंट होगा। लेकिन कभी भी समरी लिखने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है आर्टिकल को रीड करना, कि आर्टिकल को रीड किस तरह किया गया है। अलाउ इनफ टाइम बिफोर you write the research. You have to understand it. This can often take a lot longer than most people realize. Only when you can clearly explain the study in your own words to someone who hasn't read the article are you ready to write about it. तो रीडिंग के लिए आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने उसको अच्छे से रीड नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपकी उतनी अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी, और जिसकी वजह से फिर जो आर्टिकल की जो क्वालिटी है वो शायद आपको ना मिल पाए। फिर है स्कैन द आर्टिकल फर्स्ट। if you try to read a new article from start to finish, you will get bogged down in detail. Instead, use your knowledge of APA format to find the main points briefly. लुक एट ईच सेक्शन। सबसे पहले अगर आप किसी भी जो है वो आर्टिकल को रीड करते हैं तो पहले जर्नल स्कैनिंग कर लें। जर्नल स्कैनिंग क्या होती है कि आप पूरे आर्टिकल को पूरा पढ़ते नहीं है, सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन का नाम देख लेते हैं, आप देख लेते हैं कि मेथड कौन सा यूज है, टेबल्स और रिजल्ट्स कैसे हैं, और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो उनको डिस्कस किस तरह से किया गया हुआ है। तो ऐसे केस में आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि कोई स्पेशल हाइपोथेसिस, डिजाइन या इस तरह की वो कोई जो चीज़ है वो लिखी होगी, तो आप उसको जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं। देन रीड फॉर डेप्थ एंड रीड इंटरैक्टिवली। जब आपने हाईलाइट कर दिया मेन पॉइंट्स को और आपने सब कुछ रीड कर लिया है, सो फिर जो है वो आप ये देख सकते हैं कि हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द स्टडी एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चन। यानी हो सकता है कि किसी ने वो मेथड एक डिफरेंट तरीके से किया हो, फिर आपने ये देखना है। फिर हाउ कन्विंसिंग आर द रिजल्ट्स। डिफरेंट डिज़ाइन पे डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर व्हाट डज द स्टडी दिस स्टडी contributes towards answering the original questions. What aspect of the original question remain unanswered. इसमें ये देखना ज़रूरी है कि कौन कौन से जो है वो रिसर्च क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर किया गया है, और वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो अब तक जो है वो अनआंसर्ड रहे हैं। फिर जो है वो प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म इज ऑलवेज अ रिस्क when summarizing someone else's work to avoid it. प्लेजरिज्म देखें, कभी भी हम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते किसी का भी वर्क, वो डायरेक्टली प्लेजरिज्म में आता है। और जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आप उनको जो है वो
आप सिर्फ नोट्स ले सकते हैं, आप सिर्फ समझ सकते हैं, और आप जो है वो अपने की पॉइंट्स लिख सकते हैं उनको देखते हुए। इसी तरह कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनको उस तरह से देखा जाता है, क्योंकि प्लेजरिज्म हमेशा जो है उसकी एक परसेंटेज डिफाइन की जाती है कि इससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकता, एक लिमिट डिफाइन हो जाती है, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। Then writing the summary, like an abstract in a published research article. The purpose of an article summary is to give the reader a brief overview of the study. To write a good summary, identify what information is important and condense that information for your reader. The better you understand the subject, the easier it is to explain it thoroughly and briefly. समरी बेसिकली आप लिखते किस लिए हैं, ताकि वो जो पूरा पेपर है उस पूरे आइडिया को आप समराइज कर लें, और समराइज करने के बाद जो है वो आप उसको एक्सप्लेन कर लें अपने वर्डिंग में, जो भी आपने उससे वो अंडरस्टैंडिंग इन्फर की है। Then write a first draft. Use the same order as in the article itself. Adjust the length accordingly depending on the content of your particular article and how you will be using the summary. State the research question and explain why it is interesting. State the hypothesis tested. Briefly describe the methods, design, participants, material, procedure. Describe the results, explain the key implication of results, the results and the interpretation of results. अच्छा, अब ये सारी जो चीज़ें हैं, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर, वो आपकी एक तो मेथडोलॉजी होगी, और दूसरा जो है वो आपका रिजल्ट्स और डिस्कशन वाला सेक्शन होगा। क्योंकि रीज़न ये है कि जो मेन आपका फोकस होता है रिसर्च आर्टिकल्स का, वो एक तो मेथडोलॉजी पे होता है, और फिर एक जो है वो इसी तरह से डिफरेंट रिसर्च जो आपके आर्टिकल्स हमने ये ड्राफ्ट का देखा, और उसके बाद जो है वो फॉर द फर्स्ट ड्राफ्ट फोकस ऑन द कंटेंट नॉट लेंथ। और जब भी आप समराइज करने लगते हैं तो आप ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि समरी में आप बस जो भी आपके फर्स्ट जो है वो माइंड में चीज़ क्लिक कर रही है, आप उसको राइट डाउन करें एज अ फर्स्ट ड्राफ्ट। और कभी भी जो है वो आर्टिकल को अपने सामने उसके बाद इस तरह से ना रखें पे, और सिंपली आपने बस एक दफ़ा पढ़ा है, और जो भी उसके बाद आपने इन्फर किया है उससे, तो वो आप इजीली उसको अपने वर्डिंग में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू योर समरी। उसके बाद एडिट फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लें, तो अब हमने राइटिंग के अंदर भी देखा था कि जब भी हम राइटिंग की बात करते हैं, तो हमने ये कहा था कि राइटिंग के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्री राइटिंग है, फिर राइटिंग है, फिर उसके बाद पोस्ट राइटिंग है। तो यू आर कीप ऑन चेकिंग योरसेल्फ कि किस तरह से आपने चीज़ों को लिखा है, और मज़ीद किस तरह से आप उनको डिफाइन कर सकते हैं, या उनको मज़ीद जो है वो बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ऐड इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीटनेस वेयर नेसेसरी। More commonly, if you understand the article, you will need to cut redundant or less important information. Stay focused on the research question, be concise and avoid generalities. फिर है edit for style. Write to an intelligent, interested, naive, and slightly lazy audience. Expect your readers to be interested, but don't make them struggle to understand you.
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप इसको बार बार री राइटिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने तब भी डिस्कस की थी और अभी भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको जो है वो अपने माइंड में रखने चाहिए। तो सबसे पहले है एलिमिनेट वर्डीनेस। और जो है वो वर्डीनेस का मतलब ये कि जिस तरह इंक्लूडिंग मोस्ट वर्ड वेरी क्लियरली, तो इस तरह की जो है वर्डीनेस आपको उसके अंदर जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक और करेक्ट लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक जो है वो जो भी लैंग्वेज है फॉर द स्पेसिफिक लोकेशन या फॉर स्पेसिफिक सेंटेंस, वो बहुत ज़रूरी है कि वो वर्ड उस चीज़ को क्या पूरा डिफाइन कर पाया है या नहीं। Then use scientifically accurate language. For example, you cannot prove hypothesis, especially with just one study. You support or fail to support और find to support for them. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद rely primarily on paraphrasing, not direct quotes. डायरेक्ट कोट्स हम जनरली इस तरह से करते हैं कि कोई भी चीज़ एग्जैक्टली जो है वो वहां से उठाते हैं, उसके अंदर हम किसी भी किस्म की चेंज नहीं करते और उसको कोटेशन मार्क्स में वहां पे लिख सकते हैं। Reread what you have written, ask other to read it, catch things that you have missed. तो रीरीड करने से ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें स्पेशली जिसके अंदर रिपीटेशन होती है, वर्डिनेस होती है, या कोई ऐसे वर्ड्स, कोई सेंटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा उसमें मटेरियल लिखा हुआ है या बहुत ज़्यादा उसमें मतलब चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो वो अवॉइड की जा सकती है। और उसके अंदर जो है वो फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास एक बेसिक लेक्चर था जो रिगार्डिंग हाउ टू समराइज अ रिसर्च पेपर। और ये ऐसा टॉपिक है जो आगे बहुत ज़्यादा जो है वो काम आने वाला है और बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो आपको ज़रूरत भी पड़ सकती है कि जब भी आप आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो आपको रिसर्च पेपर रीड करने पड़ते हैं, या इवन आप अगर किसी कंपनी में या इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो यू हैव टू समराइज इट और इनको बड़े कंसाइज वे में लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू।